हेलो एवरीवन, मैं दीप चोपड़ा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसी क्विज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक, जिसमें हमने हिस्ट्री का लेसन 1 पढ़ लिया है और आज करेंगे लेसन 2। ठीक है। चैप्टर का नाम है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार। तो सबसे पहले मैं आपको कल के प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ। कल के प्रश्न का उत्तर था ऋग्वेद। प्रश्न था सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो उसका उत्तर था ऋग्वेद। कई बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। सुमन रानी, बिरजलाल टाक, सुनीता देवी, दिव्या शर्मा, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अपना प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कोणार्क मंदिर जो पूरी उड़ीसा में है, उसका निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया प्रश्न है। नरसिंह देव प्रथम, कृष्णदेव राय कनिष्क, पुलकेशिन द्वितीय। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। लेसन 2, तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिली, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। हमने देखा है कि हम किसी साधन पे होते हैं, बाइक पे, कार पे या बस, तो हम जो बाहर वाले पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स देखते हैं तो वो ऐसे लगता है कि वो हमारे से पीछे जा रही है। जैसी गाड़ी आगे जा रही है वो पीछे जा रही है। तो ऐसे ही तुषार के साथ हो रहा है। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले ही रेल की यात्रा शुरू की थी। बस तो कुछ दशक बाद आई। तुषार क्या सोचने लगा कि पहले तो गाड़ियां भी नहीं होती थी, लोग दूर दूर यात्रा कैसे करते थे। फिर उसके चाचा ने क्या, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, ये तुषार है, इसकी यात्राओं से हम ये चैप्टर पूरा करेंगे। ठीक है। विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखेंगे इसमें। आरंभिक मानव। देखो, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? देखो, एक तो बात सीधी सी स्पष्ट है कि आरंभिक मानव था वो अपने भोजन की तलाश में जंगलों में और अपनी आवश्यकता जैसे कपड़ा, अपने पत्तों से छाल ढकना, शिकार करना, इस चीज़ों के लिए वो इधर उधर घूमता था। चलो आपको मैं आरंभिक मानव दिखाता हूँ, कैसे मानव प्रकृति की मानव ने। ये देखो, मानव पहले इस तरह था, उसके बाद में ऐसा शेप लिया, फिर ऐसे ऐसे, फिर अब धीरे धीरे ऐसे। तो मतलब धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है, विकास हो रहा है मानव का धीरे धीरे। ठीक है। पहले बंदर की तरह, फिर उसने अपने चीज़ें जो नहीं चाहिए वो छोड़ दी, उसके बाद में जो चाहिए वो प्रयोग में लाने लगा। तो इसलिए ये ऐसा विकास हुआ है मानव का अब तक। हम लोग उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। देखो, आखेटक शब्द आ रहा है इसमें एक, आखेटक, इसका मतलब क्या है? आखेटक का मतलब होता है शिकार करना, खाने के लिए शिकार करना। जैसे आदि मानव था तो वो अपने खाने के लिए मान लो कि ये जंगलों में से जीव जंतुओं को मारता था, तो उसको आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता था। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है। तो ये आरंभिक मानव की बात कर रहे हैं हम। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के लिए कई कारण थे। पहला कारण, देखो ये कारण इंपॉर्टेंट है। पहला कारण है इसमें, अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। ठीक है। इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें एक दूसरी जगह पर घूमना पड़ता था। अब दूसरा कारण देखो, दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या तो फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले भी इनके पीछे पीछे जाया करते। देखो, अब ये जो हिरण है, मवेशी हैं, ये एक जगह चारा खाएगी तो ख़त्म हो जाएगा, फिर ये दूसरी जगह पर जाएगी, तो मानव इनका शिकार करने के लिए इनके पीछे पीछे दूसरी जगह पर जाएगा। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण है, यह पेड़ों और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है।
मानव इधर उधर क्यों जाता था आदि मानव, कि ये पेड़ पौधे इनका फल फूल जो फल लगते हैं इनका मौसम अलग अलग होता है, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार राज्य के इलाकों में घूमते थे। और चौथा कारण देखो, चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे को जीवित रहना संभव नहीं होता। अगर पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही नहीं मिलता, यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के बारे में किनारे बसे लोगों को उसी सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। देखो नदियों में पानी खत्म हो जाए, ठीक है, जलाशय है जितने भी वो खत्म हो जाए तो वो पानी पे निर्भर करती है ज़िंदगी मानव की, तो इसलिए भी वो इधर उधर जाया करते थे। तो समझ में आ गई, 4 कारण बताए मैंने आपको। पहला कारण बताया है कि वो एक दूसरे से जगह इसलिए जाते थे कि वहाँ का जो भोजन है, फल फूल है, वो ख़त्म हो जाता था। और दूसरा कारण ये है कि जो मवेशी है वो इधर उधर जाते थे उसके पीछे शिकार करने के लिए, ये भी इधर उधर जाते थे, ठीक है। और तीसरा कारण इसमें मैंने आपको बताया कि ये फल फूल है, जो पेड़ पौधे उगते हैं, ये अलग अलग समय में अपना प्रोडक्ट या फल देते हैं, तो इनके कारण भी उनको अलग अलग जगह पर जाना पड़ता था। चौथा कारण है पानी, ठीक है, पानी की तलाश में इधर उधर जाता था मानव। अगला पॉइंट अपना इम्पोर्टेंट है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातात्विदों, किसको कहते हैं पुरातात्विद, जो इतिहास की जानकारी इकट्ठा करता है, उसको पढ़ता है, उसको क्या कहते हैं पुरातात्विद। को ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग अखेटक खाद्य संग्रह किया गया करता है, ठीक है। देखो जो इतिहासकार, उनको कैसी वस्तुएं मिली जिनका आदि मानव शिकार के लिए प्रयोग करता था, उन वस्तुओं को वो वस्तुएं मिली। यह संभव है कि उनके अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों और औजार बनाए गए, इनमें से पत्थरों का आज भी बचे। देखो मानव अपने शिकार करने के लिए जो हथियार यूज़ करता था उसमें ये लकड़ी पत्थरों का यूज़ करता था हथियारों में, इससे हथियार बनाकर शिकार करता था, ठीक है। उनमें से कुछ औजार हैं आदि मानव के बनाए हुए, वो आज भी कुछ संग्रहालयों में उपस्थित हैं, ठीक है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल उतारने के लिए किया कर जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या ये लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। देखो इस बारे में इतनी बात बताई है कि मानव ये पत्थर और लकड़ी का प्रयोग क्यों करता था, ठीक है। तो ये अपने हथियार बनाने के लिए, झुग्गी झोंपड़ी रहने के लिए, मकान बनाने के लिए करता था। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं, देखो ये बाएं हैं, पत्थर को तीखा करके उससे पेड़ की जड़ें खोदता था मानव। और दाएं क्या है इसमें, ये पत्थर को तीखा कर उसको जो पशुओं की खाल है उसको पहनने के लिए वस्त्र बनाता था, तो इसलिए टांके भी पत्थर से लगाता था, ठीक है। चलिए आपको मैं एक पिक दिखाता हूँ आदि मानव की, पत्थर का उपयोग कर रहा है आग जलाने में। ये देखो आदि मानव है वो पत्थर का प्रयोग किया था शुरुआत में हथियार के रूप में, तो ये पत्थर को तीखा कर रहा है। इसको ज्ञान हो गया कि तीखा करने से मान लो कि ज़्यादा धार तेज होगी और जल्दी काम होगा, तो ये पत्थर को तीखा करता हुआ दिखाया गया इसमें। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहाँ पर अखेटक खाद्य संग्रह को होने के प्रमाण मिले हैं। देखो चित्र में दिखाऊंगा मैं आपको कहाँ का प्रमाण मिले हैं कि मानव ये अखेट खाद्य संग्रह होने के प्रमाण हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर अखेट खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों किनारे भी पाए गए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो भीमबेटका है, ठीक है, और ये एक हुंगी और कुरनूल गुफाएं हैं। ये यहाँ पर इनके प्रमाण मिले हैं अखेट संग्रह के। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये भीमबेटका है, ये कहाँ पर है, वर्तमान में किस राज्य में है, एमपी में, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और नीचे बात करें कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में स्थित है, नोट कर लेना ये बातें। भीमबेटका
आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाएं बारिश में राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। ठीक है, तो ये भीमबेटका है जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है, इसके बारे में बताया गया है। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मानव पत्थर का प्रयोग शुरू किया था, पत्थर से बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। अब देखो शैल चित्रकला, इनमें से कुछ क्या पता चलता है। एक शैल चित्रकला दिखाई गई है इसमें, देखो हिरण के पीछे मानव दौड़ रहा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ सी दीवारों पर चित्रण मिले। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इनमें से जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, तो चलिए आपको बताता हूँ। बार बार शब्द आ रहा है पूरा स्थल। ठीक है, पूरा स्थल किसे कहते हैं? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। देखो डिटेल में अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे, और अभी इसकी कॉमन सी डेफिनेशन बताई गई है इसमें। ठीक है, तो यानी कि पुराने जो औजार थे मानव के, वो अब जो मिल रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं? पुरा स्थल कहा जाता है। आग की खोज। ठीक है, मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। कुरनूल गुफा मैंने आपको बता दी है, ये देखो ये रही आंध्र प्रदेश में। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो कुरनूल गुफा, ये लिखो, नोट करो, कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में राख के अवशेष मिले। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों से बचाव करने के लिए या उनको भगाने के लिए। ठीक है, आज हम आग का प्रयोग कितने चीज़ों में करते हैं देख लो। खाना पकाने में करते हैं, फैक्ट्रियों में आग का प्रयोग हो रहा है, तो उसी में भी ऐसा ही था। नाम और तिथियां, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उसे पुरातत्वविदों ने अपने बड़े नाम लिखे। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते थे। ठीक है, तो ये पूरा पाषाण काल है जो आरंभिक काल है मानव का, उसको कहा गया है। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मेसोलिथ किसे कहा जाता है? तो मध्य पाषाण युग को मेसोलिथ कहा जाता है। मेसोलिथ है, नोट कर लो। ठीक है, इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ, ठीक है, ये माइक्रोलिथ कहा जाता था, यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हांसिए और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजारों को इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण का क्या मतलब है? देखो, नव पाषाण का मतलब है नया जो काल आया है अभी, नव पाषाण, उसको कहा जाता है नव पाषाण काल। बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवर उन संख्या में बढ़ी। देखो, इनकी घास होगी तो जानवरों की संख्या भी बढ़ेगी। जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं उनकी संख्या बढ़ गई थी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे।
हो सकता है कि तब तक लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों का भोजन के लिए बटोरना शुरू किया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। देखो, मानव ने जानकारी हासिल करना शुरू कर दिया था शुरुआत में ही कि ये जो धान है, गेहूँ है, ये कहाँ उगते हैं, कैसे इनको प्रकृति चाहिए। ठीक है, ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर रहे पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। देखो, सबसे पहले कुत्ते को बनाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। जो आदि मानव था उसने सर्वप्रथम किसको मान लो अपना ये पालतू पशु बनाया था या पालतू जानवर के रूप में स्वीकार किया था, तो ये कुत्ता। सिंधु घाटी सभ्यता है, उनसे भी प्रश्न सीधा आता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले से बनाया। ठीक है, तो ये हो जाए कुत्ता। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। देखो, पहले कृषक बने, अब पशुपालक भी बन गए। देखो, बसने की प्रक्रिया किसे कहते हैं? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों के भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि वे सब बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए हैं। पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई है। एक नवीन जीवन शैली, हाँ जी, अगला टॉपिक अपना है एक नवीन जीवन शैली। देखो, पहले अपने देख लेते हैं कि अनाज का उपयोग कहाँ कहाँ होता था। बीज के रूप में होता था, खाद्य के रूप में होता था, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए भी किया जाता था। ठीक है, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने के कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी को बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बनी, फिर ज़मीन से गड्ढा खोदा। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। देखो, ये जानवर है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। देखो, जानवर जा रहा है तो वो एक इंसान के लिए खाद्य है, उनको शिकार करके वो अपना भोजन के रूप में प्रयोग करता है। जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है, तो ये पशुपालन क्यों किया जाता है, मानव क्यों करता है पशुपालन? अपने स्वार्थ के लिए करता है। देखो, गाय, बकरियां, भेड़, इनके दूध के लिए करता है, ऊन भी बनती है इनसे, और मांस के लिए भी किया जाता है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2, पृष्ठ संख्या 13। ठीक है, देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? देखो, दिखाता हूँ अभी आपको। ये देख लो, मानचित्र 2, इसमें नीला क्षेत्र देख लो, डॉट बने हुए नीले। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इनसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियां के नमूने का अध्ययन करते हैं।
इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष है। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई की जाती होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर पुरातात्विदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गृहस्थवास कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। स्थायी जीवन की ओर ये टॉपिक चल रहा है अपना। इसमें देखो, बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, उनके गृहस्थवास कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, गृहस्थवास किसे कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में गड्ढे के नीचे लोग घर बना के रहते थे, उसको क्या कहा जाता था? गृहस्थवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। उन सीढ़ियों में ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। देखो, इन जो नीचे गड्ढे बनाए थे उनसे क्या था कि ये जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है, तो लोग इन गड्ढों में रहते थे, उनको सर्दी से सुरक्षा मिलती थी। पुरातात्विदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाणिक उपकरणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग माना जाता है। ठीक है, तो नवपाषाण युग पीछे क्वेश्चन भी पूछा गया था। जो पूरा पाषाण युग से अलग है उसको क्या कहा जाएगा? नवपाषाण युग। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चलाई जाती थी। ठीक है। ओंखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओंखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखो, ये नवपाषाण के कुछ उपकरण हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का प्रयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। देखो, बर्तन भी बनाते थे। ये आदि मानव बर्तन भी बनाता था। उनका प्रयोग क्यों करता था? खाना रखने के लिए। उनमें खाना बनाया भी जाता था, जैसे आज हम बना रहे हैं वर्तमान में। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण मेहरानगढ़ में ये जीवन मृत्यु। देखो, ये आपको रिपोर्ट पढ़नी है। ये मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ठीक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें से हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संबद्ध भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। जैसे आज भी है, किसी घर पर मृत्यु हो जाती है, उनको शोक मनाने के लिए लोग, उनके जो रिश्तेदार है वो आते हैं। ऐसा पहले भी होता था। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसे कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः है कि इसे परलोक के मृतक के खाने के लिए रखा गया है। ठीक है। तो यह अन्यंतर बताया गया है। इन्हें क्या कहा जाता है? ये एक नवपाषाणिक पुरास्थल है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने लेसन 2 भी पूरा कर लिया है। कल आएंगे लेसन 3 के साथ।